विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को चीन के आक्रामक रवैये को लेकर शी जिनपिंग सरकार पर करारी चोट की। उन्होंने कहा कि चीन ने सीमा पर जो किया है उसके चलते दोनों देशों के संबंध बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। साथ ही इस बात का उल्लेख किया कि दोनों देशों की एकजुटता के बगैर एशियाई शताब्दी का सपना साकार नहीं होगा। जयशंकर ने प्रतिष्ठित चुलालोंगकोण विश्वविद्यालय में इंडियाज विजन ऑफ द इंडो पैसिफिक विषय पर व्याख्यान देने के बाद ये बातें कही। भारतीय विदेश मंत्री ने इस क्षेत्र में क्वाड की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में क्वाड सबसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करता है। वर्ष 2030 तक देश की 1% वयस्क जनसंख्या के पास 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति होगी। HSBC होल्डिंग PLC ने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक करीब 6 मिलियन वयस्क यानी देश में 60 लाख लोग ऐसे होंगे जिनके पास 2.50 लाख डॉलर यानी 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति होगी। ये देश के कुल वयस्कों की आबादी का करीब 1% बनता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए HSBC होल्डिंग PLC की रिपोर्ट में वयस्क लोगों की आबादी का अनुमान प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर बनाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे दिल्ली से मुंबई के नरीमन पॉइंट तक इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी को ऐसी लग्जरी बसें बनाने की सलाह भी दी है। गडकरी ने यह बात मुंबई में डबल डेकर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन करते हुए कही। गडकरी ने कहा, मैंने इंग्लैंड में ऐसी इलेक्ट्रिकल बस का ट्रायल लिया है। ऐसी बसें दिल्ली मुंबई के बीच बन रहे ग्रीन हाईवे पर भी चल सकती है जो सीलिंग के जरिए सीधे नरीमन पॉइंट तक आ सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी बसें ईंधन की दृष्टि से भी सस्ती पड़ेगी और इनसे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। चीन में सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। ऐसे लोगों को मानसिक अस्पतालों में भेजकर यातनाएं दी जाती हैं। मैड्रिड स्थित NGO सेफगार्ड डिफेंडर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीनी पुलिस और सरकारी एजेंट याचिकाकर्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को मानसिक अस्पताल भेज देते हैं। यहाँ उपचार के नाम पर उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। यह रिपोर्ट पीड़ितों और उनके परिवार से बातचीत के आधार पर तय की गई है। बता दें, NGO के डाटा के अनुसार 99 चीनी लोगों को 2015 से 21 के दौरान राजनीतिक कारणों से जबरन मानसिक अस्पताल भेजा गया और उन्हें वहां यातनाएं झेलनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुरुवार को उनके सरकारी आवास पर भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरॉन मैकी ने भेंट की। भेंट वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और रणनीतिक संबंधों की चर्चा के साथ साथ भारत और कनाडा, खासकर उत्तर प्रदेश के मध्य संबंधों को और बेहतर करने में विचार विमर्श किया गया। उत्तर प्रदेश के संबंध में अपने अनेक अनुभव साझा करते हुए राजनयिक कैमरॉन मैकी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में जिस तरह तरक्की कर रहा है वह शानदार है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को राहत देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया। शिक्षा घोटाले से जुड़े मामले में कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आज कोर्ट में पेश किया गया था। पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका का ED द्वारा विरोध किए जाने के बाद दोनों को 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार आने के बाद से जंगल राज आने के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में दिन दहाड़े बढ़ रहे अपराधों से इन आरोपों को बल मिल रहा है। इसी के मद्देनजर पटना में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। पटना के कंकर बाग में बाइक सवार 2 लोगों ने लूट के प्रयास के दौरान सेना के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना कंकरबाग थाना क्षेत्र के चिरैयाटांड ब्रिज के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सेना का जवान पटना के कुम्हार इलाके का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार जवान को गोली मारने के बाद उसके भाई को भी गोली मारनी चाहिए, लेकिन वह भाग गया। इस घटना को लेकर SSP पटना मानवजीत सिंह ढिल्लों के अनुसार CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। WHO की तकनीकी प्रमुख रोसमंड लुइस ने मंकी पॉक्स की वैक्सीन को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं है। ऐसे में लोगों को संक्रमण के अपने जोखिम को कम करना चाहिए। बता दें कि दुनिया भर में 92 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स के 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इस बीमारी से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुलामी अभी भी आधुनिक रूप में विश्व भर में जारी है। इसमें चीनी उइगर मुस्लिमों से जबरन मजदूरी कराना, दक्षिण एशिया में दलितों से बंधुआ मजदूरी और खाड़ी देशों ब्राजील व कोलंबिया में घरेलू काम के लिए दास्तार शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद के विशेष दूत टोमोया ओबोकाटा ने इसके साथ ही अपनी तैयार रिपोर्ट में अफ्रीका के माली, नाइजीरिया व मारिटानिया के अल्पसंख्यकों में
पारंपरिक गुलामी कायम रहने का जिक्र किया है। अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का कब्जा हुआ है तब से यहाँ के लोगों का जीवन लगातार खराब हो रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़े इस देश में तालिबान ने लड़कियों के लिए पहले ही हाई स्कूल की पढ़ाई को बंद कर दिया है। रोजगार के साधन पहले ही ना के बराबर थे। तालिबान के आने के बाद ये लगभग खत्म हो गए हैं। तालिबान के आने के बाद से 1 वर्ष के अंदर यहाँ के कई रोजगार बंद हो गए। संयुक्त राष्ट्र के करीब 2.80 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर अपनी सरकार बनाई थी। तब से ही इन लोगों की मुसीबतों का दौर भी शुरू हो गया था।